हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स। तो ट्रेट्स क्या हो गए, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जो उससे होते हुए उसकी आगे की जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, हम इसको बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, एक बहुत प्यारा सा ये एक इलस्ट्रेशन है, ये कार्टून है जिसमें आप ये देख सकते हो कि दिस इज द बेबी। ठीक है, नर्स जो है वो कह रही है कि ही लुक्स जस्ट लाइक हिज फादर। ठीक है, तो ये आपको हेरिडिटी के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। तो बच्चे की जो शक्ल है वो ऑल्दो ये बचपन में बियर्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं ग्रो करता, लेकिन यहाँ पर ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो ट्रेट्स आए, जो कैरेक्टरिस्टिक आए न्यूली बॉर्न बेबी में, वो मोस्टली किससे आए, उसके फादर से रिजेंबल किए। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ट्रांसफर करते हैं, वो किसका पार्ट है, वो हेरिडिटी है। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स को आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से कहाँ जा रहे हैं, उसके उनके जो चिल्ड्रंस हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनमें जा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हेरिडिटी आखिरकार है क्या। तो हेरिडिटी क्या है, ये प्रोसेस जो हो पाता है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू हो पाता है। जो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स पेरेंट से आगे की जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है, वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू हो पाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में काफी अच्छे से कोशिश करेंगे जानने में कि आखिरकार हो क्या रहा है, किस तरीके से ट्रेट्स जो है वो आगे जा रहे हैं, ये सारी चीजें। तो ये जो ट्रेट्स होते हैं, इनकी वजह से एक स्पीशी जो होती है वो बिल्कुल वैसी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग किसी भी एनिमल की बात करें, टाइगर, तो टाइगर इन जनरेशन आफ्टर जनरेशन टाइगर को ही बर्थ दे रहा है। मतलब वो जो जीन्स हैं, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक स्पीशी है और वो दूसरी स्पीशी के जो है उसमें ऑफस्प्रिंग जो है किसी और स्पीशीज को पैदा कर रही है ना, जन्म दे रही है। तो अपनी ही जनरेशन को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी क्या होगा, उसके लिए जरूरी होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पेरेंट्स होल्ड कर रहे हैं वही आगे ट्रांसफर हो। ठीक है, तो ये पार्ट किसका हो गया, हेरिडिटी का। ये जान फिर से रिपीट हो रहा है कि हेरिडिटी है क्या, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स। जो भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उससे होते हुए उसकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो, उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, इनहेरिट, हम मतलब इनहेरिट वर्ड जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर हम लोग अपनी भी बात करें, अगर कलेक्टिवली देखें तो हम सब ह्यूमन बींग्स लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग क्लोजली देखें तो एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग है। ठीक है, लेकिन अगर वही हम लोग बात करें तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, फीचर्स, फेशियल फीचर्स, वो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे रिजेंबल ज्यादा कर रहे होंगे कंपेयर टू अदर पीपल। ठीक है, तो ये जो इनहेरिटेंस है जो कि हम लोग अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे इनहेरिट कर रहे हैं, इनको हम लोग ट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टर्स हैं जो कि हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे ले रहे हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर जो हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हेरिडिटी क्या है उसके बारे में समझ में आया होगा कि हेरिडिटी क्या है, जब कोई भी ट्रेट आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स जो भी मतलब हम में भी, फॉर एग्जांपल कहीं और नहीं जाते, हम अपनी ही बात करते हैं, तो हमारे फीचर्स हमारे पेरेंट्स से मिल रहे हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं वो क्या है, वो हेरिडिटी है। ठीक है, ट्रेट्स, यहाँ एक टर्म्स जो यूज की गई है ना, इन पर बहुत ध्यान देना है। ट्रेट्स, यहाँ पर इनहेरिट। ठीक, तो यहाँ पर हमें हेरिडिटी की डेफिनेशन तो पता चल गई, जो चैप्टर के नाम में स्टार्टिंग की हमने, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो हेरिडिटी क्या है वो पता चल गया कि इसका कुछ ना कुछ करना है, किससे, जिसमें से हमारे जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं उनसे। ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले दो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं।
रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने ये जो बात की ना कि ट्रेड्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये नहीं हो पाते अगर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे, जो ट्रेड्स थे, वो एक ही जनरेशन तक लिमिटेड रहते। अब हमें पता है कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है सेक्सुअल जो कि ये रहा, और दूसरा होता है एसेक्सुअल। ठीक है, हमने इस चैप्टर के बारे में बात किया। आई होप आपको ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस के बारे में अच्छे से याद होगा। तो अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ ओनली सिंगल पेरेंट, सिर्फ एक पेरेंट होता है और उसमें से जो है प्रोजेनी, जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट का पार्टिसिपेशन होता है। वहीं पर अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पर टू पेरेंट पार्टिसिपेशन होता है और वहां पर गैमीट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ऑफस्प्रिंग्स जनरेट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर याद है तो हमने वहां पर ये बात की थी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एग्जैक्ट कॉपीज बनते हैं। ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो अपने पेरेंट्स के ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी होंगे। यहां पर मैं वर्ड यूज कर रही हूं ऑलमोस्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी मैं इसलिए नहीं कर रही वर्ड यूज क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में कुछ चेंजेस आए। ठीक है, एक फैक्टर वो हो गया। वहीं पर अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ टू पेरेंट्स। तो जो प्रोजेनी बने होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, वो एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट्स की नहीं होगा। ठीक है, कोई ना कोई चेंजेस होंगे। तो ये जो चेंजेस स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफस्प्रिंग्स में जिन प्रोजेनी में आते हैं, वो हम क्या कहेंगे उन चेंजेस को हम लोग कहेंगे वेरिएशंस। ठीक है, तो आगे हम लोग वेरिएशंस के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए यहाँ पर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट हमने रिप्रोडक्शन में जब स्टार्ट किया था तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब बात की थी तो वेरिएशंस टर्म आई होप मैंने वहां पर भी बताई होगी। तो वेरिएशन से पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम जब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वेरिएशंस के चांसेस किस में ज्यादा क्रिएट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट का पार्टिसिपेशन होता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक फैक्टर वहां पर पॉसिबल होगा, दैट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की वजह से वहां पर वेरिएशंस आ सकते हैं। एग्जांपल अगर आपको नहीं समझने आ रहा हो कि एनवायरनमेंट की वजह से वेरिएशंस किस तरह ऑफस्प्रिंग्स में आ सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल जो पेरेंट था, ठीक है, जब वो ग्रो हुआ तो उसके लिए जो एनवायरनमेंट की कंडीशंस थी बहुत आइडियल थी। फॉर एग्जांपल वार्म था, मतलब अगर वो उनके लिए प्रोलिफरेट होने के लिए वार्म कंडीशन चाहिए तो एनवायरनमेंट वार्म था, एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब मिल रहे थे। ठीक है, अब जब उनके प्रोजेनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब उनके प्रोजेनी क्रिएट हुए तो क्या हुआ, उस टाइम वार्म कंडीशन में कोल्ड क्लाइमेट हो गया। ठीक है, या फिर बहुत हॉट क्लाइमेट हो गया, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड उनके आसपास कम हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोजेनी है उनमें चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, जो पेरेंट थे उनसे थोड़े अलग चेंजेस आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें उस हार्श कंडीशन में सरवाइव करना है, तो उसकी वजह से उनके अंदर चेंजेस ऐसे आएंगे जिससे कि वो, जैसे कि पहले वार्म एनवायरनमेंट था, वार्म क्लाइमेट था, ठीक है, अब कोल्ड या बहुत ड्राई हो गया, तो उन जो प्रोजेनी हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके अंदर ऐसे चेंजेस आएंगे जिससे कि वो उस हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाए। ठीक है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस आ सकते हैं। वहीं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पर जो वेरिएशंस चेंजेस हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर दो पेरेंट पार्टिसिपेशन है, तो जो हाइब्रिड मतलब एक तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा वो वेरी करेगा दोनों पेरेंट्स से। ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन होगा, ऑफस्प्रिंग्स में जो ट्रेट्स होंगे उनके कॉम्बिनेशंस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ट्रेट्स की ही बात कर रहे हैं तो एक पेरेंट की हाइट जो है वो टॉल है, एक की शॉर्ट है, तो अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो प्रोजेनी होगी वहां पर टॉल या शॉर्ट ही आए, मीडियम हाइट के प्रोजेनी भी जनरेट हो सकते हैं। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन वेरिएशन। और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो
इसीलिए यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दिया है, क्योंकि हम लोग आगे जो है वेरिएशंस के बारे में बात करेंगे और वेरिएशंस जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा देखे जाते हैं। और एक रीज़न ये भी है जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके चांसेस अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस या अलग अलग तरह की जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें सरवाइव करने की पॉसिबिलिटीज उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक बार यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहाँ पर 2 पेरेंट पार्टिसिपेशन होता है और यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन होता है। गैमीट फॉर्मेशन स्पर्म एंड ओवम होता है, उनका फ्यूजन होकर हमें याद है जाइगोट फॉर्मेशन होता था। इस तरीके से यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आगे कुछ कुछ टर्म्स यूज होंगी, जैसे कि ट्रेड्स के बारे में हमने बात की, हेरिडिटी के बारे में बात की। ठीक है, अभी आगे जैसे कि अभी मैंने यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वेरिएशंस का दे दिया, तो वेरिएशंस जो हैं वो हो गए जीन्स। हम लोग जीन्स के बारे में भी बहुत बात करेंगे। तो 9th क्लास में अगर आपको याद हो सेल चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो वहां पर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के बारे में बात की थी। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए उनके ऊपर होते हैं, प्रेजेंट से बने हुए होते हैं। ठीक है, हमने इन सब के बारे में बात की थी। अब जीन्स क्या हैं, तो जीन्स क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले तो इन्हें हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको याद होगा कि जब हम फिर से न्यूक्लियस में वाला हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस के बारे में, तो हमने वहां पर जीन्स भी बात की थी। तो ये जो है ये फंक्शनल यूनिट्स होती हैं डीएनए की जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोजेनी में आपको कौन सी हाइट देनी है, टॉल देनी है, शॉर्ट देनी है, मीडियम हाइट देनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन जीन्स में होती है। कि फेशियल फीचर्स हो गए, अलग अलग तरह की कलर किस तरह का होना चाहिए ऑफस्प्रिंग का, सारी इंफॉर्मेशन जो भी होगी, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह सब कुछ जीन्स के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, और जैसे यहाँ पर एवरी जीन कंट्रोल वन और सेवरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही बात बताने की कोशिश की जा रही थी कि हर एक जीन जो है वो एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी, कि ये ज्यादा एक्सेसिवली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ज्यादा एक्सेसिवली प्रेजेंट होना चाहिए या कम या फिर मॉडरेट अमाउंट में, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जीन्स कैरी करते हैं। ठीक है, तो जीन्स के बारे में हमने बात कर ली।